सहस्त्रा नींद में कसमसाते हुई अव्यान के सीने में छुपती है। सहस्त्रा के कसमसाने से अव्यान की नींद खुल जाती है। अव्यान आंखें खोलता और अपने बाहों में सो रही सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा अव्यान के सर को पकड़े हुए अव्यान से चिपकी हुई थी। अव्यान सहस्त्रा के चेहरे को छिपाते बाल को हटाता है और बहुत गौर से सहस्त्रा के चेहरे को देखने लगता है। थोड़ी देर तक वह वैसा ही देखता रहता। सहस्त्रा की भी नींद अब खुल जाती है। वह कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। सहस्त्रा आंखें खोलकर सिर उठाकर देखती है तो अव्यान को पाती है जो उसे ही देख रहा था। अव्यान की नजरों को खुद पर पाकर सहस्त्रा मुस्कुराते लगती है। अव्यान सहस्त्रा के माथे पर किस करता है और उठकर बैठ जाता है। सहस्त्रा अब खुद को देखती है। उसका पल्लू नीचे था, ये देखकर वह तुरंत अपने पल्लू से खुद को ढक लेती है। अव्यान टेंट से बाहर निकलता है। सहस्त्रा भी बाहर निकलती है। सुबह हुई जरूर थी पर सूरज अब तक नहीं निकला था। दोनों फ्रेश होते हैं, उसके बाद वहां से जाने लगते हैं। कुछ दूरी पर ही उन्हें एक ढाबा दिखता है। अव्यान सहस्त्रा को लेकर उस ओर बढ़ जाता है। अव्यान और सहस्त्रा बैठने वाले जगह पर बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे सूर्योदय होने लगा था। सहस्त्रा सूर्योदय होता देख बड़े चाव से उसे देखने लगती है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और सूर्योदय की खूबसूरत नजारा में दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी दिख रही थी। अब तक दोनों का चाय भी आ चुका था। सहस्त्रा चाय पीते हुए अव्यान से बात करने लगती है। अव्यान बस सहस्त्रा के चमकते चेहरे को देख रहा था। सहस्त्रा अव्यान को ही देख रही थी पर उसका ध्यान अव्यान पर नहीं था कि अव्यान किस तरह से सहस्त्रा पर खोया हुआ है। अव्यान सहस्त्रा के हिलते होंठ से लेकर बार बार झपकते पलकों को देख रहा था। जब सहस्त्रा की चाय खत्म होती है तो वह अव्यान को देखती है, फिर उसके पकड़े चाय को जो अब तक खत्म नहीं हुई थी। ये देखकर सहस्त्रा कहती है, आप चाय खत्म कीजिए, तब तक मैं वहां जाती हूँ। बोलते ही सहस्त्रा उठकर सूर्योदय को करीब से देखने के मकसद से एक ओर जाती है। वहां की ठंडी हवाएं शरीर को बहुत ज्यादा सुकून दे रही थी। सहस्त्रा अपना हाथ फैलाए उन हवाओं को आंखें बंद करके महसूस करने लगती है, पर तभी उसे अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। एक एहसास से ही सहस्त्रा को समझ आ जाता है कि यह अव्यान का हाथ है। यह एहसास होते ही सहस्त्रा का दिल धड़क उठता है और पूरे शरीर में सिरहंसी दौड़ जाती है। सहस्त्रा अव्यान के हाथ के ऊपर हाथ रख लेती है। अव्यान सहस्त्रा के कंधे पर अपना चिन रख लेता। सहस्त्रा अव्यान की करीबी महसूस कर सुकून से खड़ी रहती है। अव्यान भी सहस्त्रा को करीब किए हुए सामने की ओर देख रहा था। अव्यान के दोनों हाथ सहस्त्रा के पेट पर मौजूद थे। अचानक ही सहस्त्रा को महसूस होता है कि अव्यान उसके पेट को दबा रहा है। सहस्त्रा गहरी सांस लेते हुए अव्यान के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। कुछ ही पल में सहस्त्रा को अव्यान के होंठ अपने गर्दन में महसूस होने लगते हैं, जिससे सहस्त्रा की सांसें तेज हो जाती हैं। सहस्त्रा अव्यान के हाथ को कसकर पकड़कर गहरी सांस लेते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? हम इस वक्त बाहर हैं। अव्यान सहस्त्रा के गर्दन को चूमते हुए कहता है। हाँ, तो अव्यान के ऐसे जवाब से सहस्त्रा हैरान सी रह जाती है। अव्यान के होंठ लगातार सहस्त्रा के गर्दन पर चल रहे थे। सहस्त्रा अपनी आंखें कसकर बंद करके कहती है, प्लीज छोड़िए न। अव्यान रुककर सहस्त्रा के कंधे पर फिर एक बार चिन रखकर गहरी सांस लेने लगता है। सहस्त्रा समझ जाती है कि अव्यान खुद को कंट्रोल कर रहा है। थोड़ी देर बाद अव्यान सहस्त्रा से दूर होता है। सहस्त्रा आंखें खोलती है और मुड़कर अव्यान को देखती है। अव्यान अब वहां से जाने लगता है। सहस्त्रा भी उसके पीछे चलने लगती है। उधर आव्या जब से उठी थी बस रुद्र को कॉल किए जा रही थी, पर उसे क्या पता रुद्र ने तो उसे ब्लॉक करके रखा हुआ है। आव्या फोन को देखती है जिस पर बार बार यही बता रहा था कि जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। आव्या परेशान होकर फोन को देखते हुए कहती है, कितना बिजी है ये और किसके साथ? आज आव्या का चेहरा मुरझा हुआ था। ध्रुवंश आव्या के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, क्या हुआ ट्यूलिप, तुम्हारे चेहरा इतना मुरझा हुआ क्यों है? आव्या बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, कल मैंने रुद्र को माफिया वर्ल्ड छोड़ने के लिए कहा तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। इतना कहकर वह फिर से कॉल करती है, फिर कहती है, और उसका कॉल हमेशा बिजी आ रहा है। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए आव्या के चेहरे को थामकर कहता है, पर तुमने उसे ऐसा क्यों कहा? आव्या ध्रुवंश के हाथ को पकड़कर कहती है, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती। माफिया में हर पल खतरा रहता है और मैं हर पल उसे खतरे में नहीं देख सकती। ध्रुवंश आव्या की आंखों में इस वक्त रुद्र को खोने का डर देख पा रहा था, जो सभी लवर के लिए जायज होता है। ध्रुवंश आव्या को समझाते हुए कहता है, ट्यूलिप, अगर माफिया वर्ल्ड में खतरा है तो रुद्र में खतरा को संभालने की ताकत है। तुम्हें पता है रुद्र को देखने भर से पूरा माफिया वर्ल्ड डरता है। मैं किंग हूँ फिर भी मुझसे ज्यादा टाइगर से सब डरते हैं। उसका खतरनाक ऑरा ही अच्छा लगता है, वो टाइगर ही अच्छा लगता है। और तुम उसे बिल्ली बनाना चाहती हो, और देखना तुम जैसा चाहती हो वैसा अगर रुद्र बना तो तुम्हें भी बोरिंग लगने लग जाएगा। बोलते ही ध्रुवंश हल्का हंस देता है।
आव्या ध्रुवंश को घूरते हुए कहती हैं, ज्यादा लगाव है तुम्हें अपने भाई से, मुझे सपोर्ट करने के बजाय तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो। एक तो वह मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सुबह से उससे बात नहीं हुई। इतनी भी क्या नाराजगी अपने फोन को। बोलते हुए आव्या को कुछ याद आता है और वह एकदम से कहती है, गधे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। आव्या ये बोलते ही तुरंत ध्रुवंश का फोन उससे छीनकर रुद्र को कॉल करती है। कुछ वक्त में ही रुद्र कॉल रिसीव करता है। ये देखकर आव्या एकदम गुस्से से कहती है, आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुमने मुझे ब्लॉक किया। रुद्र, आई टोल्ड यू अभी के अभी मुझे अनब्लॉक करो वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। आव्या गुस्से में और ज्यादा फटती उससे पहले उधर से धीर की हिचकिचाहट भरी आवाज आती है, मैम, बॉस नहीं मैं हूँ। धीर का आवाज सुनकर आव्या और ज्यादा गुस्से से भर जाती है। वह धीर पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम रुद्र के फोन अपने पास लेकर क्या कर रहे हो, और रुद्र कहाँ है, उसे अभी के अभी फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। धीर आव्या की बात सुनकर सामने बैठे रुद्र को देखता है। रुद्र इस वक्त चेयर पर बैठा था और उसके सामने एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। रुद्र अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए उस आदमी को देख रहा था तो वही वह आदमी डर के भाव से रुद्र को देख रहा था। धीर आगे आकर रुद्र से कहता है, बॉस वो कॉल पर मैम। वह इतना ही बोलता है कि रुद्र झटके से उस आदमी के जांघ पर चाकू घोंप देता है। खून के छींटे उसके चेहरे पर आ जाती हैं। वह आदमी दर्द से चीखना चाहता था पर मुंह में लगे टैप की वजह से वह चीख नहीं पाता। रुद्र धीर को इशारा करता है तो धीर आव्या से कहता है, मैम बॉस बिजी है, वो आपसे अभी बात नहीं कर सकते। आव्या फिर एक बार गुस्से से कहती है, अभी के अभी फोन दो वरना मैं उसका खून कर दूंगी। धीर बेचारा कभी रुद्र को देखता जो खून कर रहा था और फिर फोन को देखता जहां आव्या रुद्र का खून करने की धमकी दे रही थी। अब वह करता भी क्या उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह रुद्र को फोन देते हुए कहता है, बॉस मैम नहीं मान रही है। रुद्र सामने वाले इंसान को देखते हुए ही फोन लेता है और कॉल कट करके स्विच ऑफ करके फोन को धीर की ओर फेंकता है। धीर तुरंत फोन को कैच कर लेता है। वहीं रुद्र भी उस इंसान के जांघ से चाकू निकालकर एक झटके में दूसरे जांघ पर चाकू घोंप देता है। मुंह बंद होने के बावजूद उस इंसान के मुंह से दबी हुई दर्द भरी चीख निकल जाती है। वहीं उधर रुद्र के कॉल कट करने से आव्या का तो पारा चढ़ जाता है। वह फिर से कॉल करती पर इस बार उसका फोन स्विच ऑफ था। आव्या फोन की स्क्रीन को देखते हुए कहती है, ये खुद को समझता क्या है, मेरा कॉल कट किया, यहाँ तक इसने मुझे ब्लॉक तक कर दिया। ध्रुवंश आव्या के एक गाल को खींचते हुए कहता है, गुस्से में तुम बहुत क्यूट लगती हो ट्यूलिप, लेकिन अब इतना ही गुस्सा करो, आज भाभी का बर्थडे है, उन्हें विश भी करना है, बाद में अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना। ओके, बोलते ही ध्रुवंश आव्या से अपना फोन छीन लेता है। आव्या ध्रुवंश को घूरती है। ध्रुवंश आव्या को टिस करते हुए कहता है, अपने बॉयफ्रेंड का गुस्सा मेरे ऊपर मत उतारो। बोलते ही वह मासूमियत से आव्या को देखता है। आव्या आंखें छोटी करके उसे घूरती है। तभी अव्यान और सहस्त्रा भी वहां आ जाते हैं। ध्रुवंश जल्दी से आगे बढ़कर सहस्त्रा के गले लगने वाला होता पर उससे पहले अव्यान बीच में खड़ा होकर ध्रुवंश के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक लेता है। ध्रुवंश अव्यान के हाथ को देखता है, फिर अव्यान को। अव्यान काफी ज्यादा सीरियस आवाज में कहता है, लिमिट क्रॉस मत करो। अव्यान की बात सुन ध्रुवंश और सहस्त्रा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ध्रुवंश तो आज जाकर अव्यान के इस रूप को देख रहा था जो जेलेसी का था। ध्रुवंश पहले तो हैरान था, फिर मुस्कुराते हुए पीछे होकर सहस्त्रा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे भाभी। सहस्त्रा मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाकर थैंक यू बोलती है। आव्या भी तुरंत आकर सहस्त्रा के गले लगकर उसे बर्थडे विश करती है। सहस्त्रा भी हग बैक करके मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है। सहस्त्रा को इस बात का थोड़ा खालीपन लगता है कि इस बार उसका बर्थडे वह अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी, पर फिर अव्यान के साथ सहस्त्रा खुश थी। रोनी भी आगे आकर सहस्त्रा को बर्थडे विश करता है। सहस्त्रा उसे भी थैंक यू कहती है। सहस्त्रा का बर्थडे चारों मिलकर बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन तक सभी कश्मीर में ही रहते हैं। इस दौरान अव्यान और सहस्त्रा का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था और आव्या परेशान रहने लगी थी क्योंकि अब रुद्र उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। आज सब रात के 9 बजे वापस लौटे थे। सभी एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। अव्यान कॉल्स में बिजी था क्योंकि हॉलिडे के दौरान उसने अपनी मीटिंग को पेंडिंग रखी थी। अव्यान मीटिंग के लिए ऑफिस चला जाता है। आव्या को अर्जेंटली हॉस्पिटल बुलाया जाता है। वहीं ध्रुवंश को भी माफिया वर्ल्ड में किसी काम से जाना पड़ता है। सहस्त्रा जब सभी को अपने अपने रास्ते जाता देखती है तो वह भी शेखावत विला जाने का फैसला करती है क्योंकि वह बर्थडे पर भी किसी से मिल नहीं पाई थी। जहां खुशियों से घूमने के बाद सब अपने रास्ते जाते हैं तो वहीं सक्सेना विला में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। विनी इस वक्त आदित्य और काव्या के कमरे में मौजूद थी।
उसके हाथ में एक केरोसिन की बोतल थी। वह बिना भाव के आदित्य और काव्या को सुकून से सोता हुआ देख रही थी। थोड़ी देर बाद ही वह केरोसिन का बोतल खोलकर चारों को छिड़कने लगती है। तेज कमरे में फैलकर उसकी स्मेल चारों ओर फैल जाती है। विनी अपने हाथ में पकड़ी लाइटर को देखती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी मम्मा की डेथ काव्या सिंघानिया की वजह से हुई है। अगर यकीन नहीं होता तो अपने बाप से पूछ लो। हाँ प्रिंसेस, ये सच है कि नित्या के मरने की वजह काव्या है, लेकिन उसमें काव्या की कोई गलती नहीं थी। ये सुनाई देते ही विनी को अपने बचपन की बात याद आती है, जब वह विक्रम से पूछा करती थी, डैडा मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा से मिलना है। तब विक्रम विनी को समझाते हुए कहता है, प्रिंसेस मम्मा अभी बीमार है तो इलाज के लिए उन्हें दूर रहना पड़ रहा है, वो जल्द ही ठीक होकर वापस आ जाएंगी। इतना बोलते ही विक्रम विनी को अपने सीने से लगा लेता है। ये सब कुछ सोचते हुए विनी लाइटर जलाती है और नीचे फेंकती है। लाइट से निकली आग जब केरोसिन के तेल से संपर्क बना लेती है तो अब आग फैलने लगती है। विनी आग को देखती है, फिर कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। बंद करके वह लॉक भी कर देती है। वहीं अंदर धीरे धीरे आग बढ़ने लगता है। आग के गर्माहट को महसूस करके आदित्य आंखें बंद करके ही धीरे से कहता है, वाइफी। इतना बोलते ही आदित्य आंखें खोलता है। आंखें खोलकर आदित्य जैसे ही आग को देखता है वैसे ही, आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। आग को देखकर आदित्य के सिर पर बहुत तेज दर्द होने लगा। आदित्य दर्द को महसूस करके अपने सिर को पकड़कर जोर से चिल्लाता है। आदित्य की नजरों के सामने इस वक्त जलता हुआ घर दिख रहा था। आदित्य अपनी आंखें बंद कर सिर पकड़े हुए बेड से उठता है। उसका दर्द वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। आदित्य को अब खुद की चीख ही सुनाई दे रही थी जब वह सिंघानिया विला को जलता देखकर चिखा था। आदित्य अपने सिर से हाथ हटाता है तो अब उसे काव्या के साथ शादी, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका काव्या के प्रति प्यार सब कुछ दिख रहा था। आदित्य को वो सारी चीजें याद आने लगती हैं जिसे उसने 18 साल पहले खो दिया था। उसका पागलपन जिस आग को देखकर शुरू हुई थी, उसी आग को देखकर अब आदित्य का पागलपन खत्म होने लगा था। आदित्य धीरे से सिर उठाकर देखता है तो बेड के चारों ओर अब तक आग लग चुकी थी और काव्या बेड के बीच आग के चारों ओर फंसी हुई थी। आज फिर एक बार वही नजारा आदित्य के सामने था, आग में काव्या को खोने का नजारा। आदित्य, वाइफी, बुलाते हुए आग को पार करने की कोशिश करता पर आग की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिससे उसके गर्म लौह को आदित्य सह नहीं पाता और पीछे हो जाता। आग की लपटें आदित्य को पीछे धकेल रही थी। आग के गर्म एहसास से काव्या की भी आंखें खुल जाती हैं। काव्या की ओर आग बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर आदित्य अचानक ही आग के पार कूद जाता है। उसके ऐसा करने से उसका कपड़ा आग से झुलस जाता है, उसका शरीर भी हल्का जल जाता है। आदित्य काव्या को उठाकर अपने गले लगा लेता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वाइफी। बोलते हुए वह चारों तरफ फैलता आग को देखता है। काव्या का भी रिएक्शन आदित्य को खोने के डर से दिखता है। काव्या आदित्य को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य काव्या को गले लगे ही उठाकर बेड पर खड़ा होता है और चारों तरफ आग को देखकर खुद को काव्या को कंबल से लपेट लेता है। लपेटते ही आदित्य आग के उस पार कूद जाता है। कूदने से आदित्य और काव्या नीचे गिर जाते हैं पर आदित्य काव्या को बिल्कुल भी चोट लगने देता। जो चोट लगी वो बस आदित्य को लगी थी। आग अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। आदित्य अब सिर्फ काव्या को उस कंबल से कवर करता है। आदित्य काव्या को गोद में उठाया हुआ आग को देख रहा था। वही काव्या की नजर आदित्य के चेहरे पर थी। अचानक ही काव्या की नजर ऊपर जाती है जहां एक लकड़ी जैसा कुछ था जो जलकर अब गिरने वाला था। काव्या ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसके मुंह से एकाएक चीख निकल जाती है, मिस्टर हस्बैंड। आदित्य काव्या की चीख सुनकर उसके नजरों का पीछा करते हुए ऊपर देखता है। तभी वह लकड़ी दोनों के ऊपर गिरती उससे पहले आदित्य पीछे हो जाता है जिससे वह उन दोनों के आगे गिर जाता है। काव्या की आदित्य को खोने के डर से आंसू बहने लगते हैं। आदित्य वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और दरवाजा को बंद कर लेता है। वहीं उधर सहस्त्रा कार में बैठी थी। शेखावत विला सक्सेना हाउस से होकर ही गुजरती है। कार जब सक्सेना हाउस से होकर गुजरने लगती है तो सहस्त्रा कुछ सोचते हुए ड्राइवर से कहती है, अंकल कार को पीछे मोड़ लीजिए, मम्मा डेड सो गए होंगे, हम कल उनसे मिल लेंगे। ड्राइवर सहस्त्रा की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए कार को पीछे ले जाता है। सक्सेना हाउस पार होकर ज्यादा दूर नहीं गए थे इसलिए कार को मोड़ना नहीं पड़ता। कार अंदर जाती है। सहस्त्रा कार से निकलकर चारों ओर देखती है। बाहर बॉडीगार्ड अधिक मात्रा में तैनात थी पर अंदर कोई बॉडीगार्ड नहीं था। सहस्त्रा कदम बढ़ाते हुए अंदर जाती है क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। किसी को पता नहीं था कि सब कोई कश्मीर से आ चुके हैं पर सहस्त्रा को लगा कि बता दिया गया होगा इसलिए दरवाजा खुला है। सहस्त्रा सीढ़ियों से होते हुए जा रही थी। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना खत्म होते ही सहस्त्रा अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती है पर तभी उसे जलने की स्मेल आती है। सहस्त्रा सूंघते हुए चारों ओर देखते हुए धीरे से कहती है,
ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? बोलते हुए सहस्त्रा की नजर आदित्य और काव्या के कमरे में जाती है, जहां से बहुत तेज मात्रा में धुआं निकल रहा था। सहस्त्रा धुएं को देखकर घबरा जाती है। वह जल्दी से कमरे की ओर दौड़ती है। कमरे के पास पहुंचते ही सहस्त्रा लॉक खोलती है, क्योंकि विनी ने चाबी वहीं छोड़ दी थी। कमरे का दरवाजा सहस्त्रा जैसे ही खोलती है, आग की लपटें उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है। सहस्त्रा पीछे हट जाती है। कमरे में चारों ओर आग देखकर सहस्त्रा अंदर देखकर बुलाती है, माँ पापा। आग की वजह से अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिससे सहस्त्रा को लगता है कि आदित्य और काव्या आग में जल रहे हैं। सहस्त्रा बहुत ज्यादा घबराई हुई अव्यान को फोन करने लगती है। 3-4 बार लगातार सहस्त्रा कॉल करती है, पर अव्यान कॉल रिसीव नहीं करता है। पर सहस्त्रा फिर भी रुकती नहीं है, वह लगातार अव्यान को कॉल करती रहती। आखिरकार अव्यान कॉल रिसीव करता है। सहस्त्रा अव्यान के कॉल रिसीव करते ही हड़बाते हुए कहती है, हेलो हेलो, वो माँ पापा के कमरे में आग लग गई है। इतना बोलते हुए सहस्त्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके हाथ डर से कांप रहे थे, उसकी जबान तक लड़खड़ा रही थी। वहीं अव्यान जैसे ही यह सुनता है, उसके हाथ से फोन छूटकर गिर जाती है। अव्यान तुरंत भागते हुए मीटिंग रूम से निकल जाता है। रॉनी नील को मीटिंग रोकने का इशारा करके खुद भी अव्यान के पीछे चला जाता है। इधर सहस्त्रा अव्यान को बता तो चुकी थी, लेकिन उसका मन इंतजार करने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। सहस्त्रा आदित्य और काव्या के लिए आग को पार करते हुए अंदर जाती है। आग और धुएं से कमरा पूरी तरह से भर चुका था। सहस्त्रा खांसते हुए बुलाती है, माँ पापा। सहस्त्रा अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए बैग को देखती है, जिसे आग के लपेटों ने पूरी तरह से घेर लिया था। वहीं आग अब वॉशरूम के अंदर भी धीरे धीरे फैलने लगा था। आदित्य बैठा हुआ काव्या को गोद में लिया हुआ था और चारों ओर देख रहा था। काव्या आदित्य के गाल पर हाथ रखकर बहुत कमजोर आवाज में कहती है, मिस्टर हस्बैंड, हम मरेंगे तो सिर्फ साथ में मरेंगे, मुझे बस आपके साथ रहना है। आदित्य काव्या की ऐसी बातें सुनकर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, हमें कुछ नहीं होगा वाइफी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आदित्य की बात सुनकर काव्या बहुत धीमे आवाज में कहती है, मुझे आपके गले लगना है। काव्या बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिससे उसकी इतनी हिम्मत भी न थी कि खुद उठकर आदित्य के गले लग सके। आदित्य काव्या को तुरंत गले लगा लेता है। उसकी नजर अब भी बढ़ते हुए आग पर थी। वहीं काव्या को आग का बिल्कुल डर नहीं था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि दोनों जल जाएंगे। उसे जो चाहिए था वह था आदित्य का पास होना, आदित्य का साथ होना, जो उसे मिल चुका था। इतने सालों बाद आदित्य को करीब महसूस करके काव्या के आंखों में लगातार बस आंसू आ रहे थे। उसे वही दिन याद आ रहा था जब उसने ये खबर सुनी थी कि आदित्य मर चुका है। काव्या के लिए ये बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए तो उसने हमेशा के लिए आंख बंद कर ली थी। आदित्य को अब काव्या के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। आदित्य समझ चुका था कि काव्या उन 18 साल के दर्द को बाहर निकाल रही है, जो उस वक्त उसने नहीं निकाला था। आदित्य के मरने की खबर को सुनकर काव्या रोई नहीं थी, सीधा बेहोश होकर नीचे गिर गई थी और उसी बेहोशी के बाद उसने कभी आंखें नहीं खोली। आदित्य भी काव्या को चुप नहीं करा रहा था, क्योंकि उसे पता था काव्या के लिए रोना बहुत जरूरी है। जब आदित्य बस एक हफ्ते के लिए गायब हो जाता था तो काव्या की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाया करती थी, और अब तो पूरे 18 साल की बात थी। आदित्य चुप तो नहीं कराता, पर काव्या को कसकर गले लगा लेता है, क्योंकि उसे भी तो काव्या के करीबी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वही सहस्त्रा बुरी तरह से खांस रही थी। वह अंदर तो आ चुकी थी, लेकिन बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सहस्त्रा आग के लपटों से झुलस रही थी। सहस्त्रा को अचानक ही वॉशरूम से काव्या के रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सहस्त्रा खुद को आग से बचाते हुए वॉशरूम का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही आदित्य सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा अंदर जाती है। अंदर जाती ही उसकी नजर आदित्य और काव्या पर जाती है। सहस्त्रा आगे बढ़कर कहती है, माँ पापा, आप दोनों ठीक हैं? काव्या अब भी रो रही थी। आदित्य सहस्त्रा को देखता है, पर उसे समझ नहीं आता कि ये कौन है, इसलिए वह जवाब नहीं देता। सहस्त्रा की नजर अब दोनों से हटकर बढ़ती आग पर जाती है। सहस्त्रा चारों ओर देखती है। सहस्त्रा वॉशरूम पर रखे बाल्टी पर पानी लेती है और आग के लपटों में डालने लगती है, लेकिन आग बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से उसका ऐसा करना आग को बुझाने के बिल्कुल काम नहीं आ रहा था। सहस्त्रा लगाकर बाल्टी से पानी लेकर डाल रही थी, लेकिन आग पर कोई असर होता न देखकर सहस्त्रा परेशान होकर चारों ओर देखती है। अचानक उसकी नजर फायर सिलेंडर पर पड़ती है। सहस्त्रा जल्दी से उसे लेकर आदित्य और काव्या को देखते हुए कहती है, पापा, आप माँ को लेकर जाए। इतना बोलते ही सहस्त्रा आग बुझाने की कोशिश करती है। आदित्य काव्या को उठाकर आगे बढ़ता है। सहस्त्रा दोनों के साथ आग को बुझाने लगती है। सहस्त्रा दोनों पर आग की एक लौ तक पड़ने नहीं दे रही थी। सहस्त्रा किसी तरह से दोनों को कमरे से बाहर निकाल लेती है, लेकिन वह जब निकलने के लिए आगे बढ़ती तो फायर सिलेंडर का गैस खत्म हो जाता है।
सहस्त्रा फायर सिलेंडर को देखती फिर सामने देखती जहां दरवाजे पर सिर्फ आग के लपटों ने घेर रखी थी। अचानक उसकी ओर आग की लपटें आने लगती तो सहस्त्रा 2 कदम पीछे हो जाती है। वहीं उधर काव्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वह बस खांसी जा रही थी जिससे आदित्य का ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि सहस्त्रा अंदर फंस चुकी है। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखे घबराता हुआ आवाज देता है, वाइफी वाइफी धीरे धीरे सांस लो। काव्या के सांस न लेने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, वह हाँफ रही थी। आदित्य बैठकर काव्या को अपने गोद अच्छी तरह से लेता है और अपने होठों से काव्या के होंठ से मिलाकर सांस देने लगता है। काव्या आंखें खुली हुई आदित्य को देख रही थी। आदित्य एक बार पीछे हटता है और फिर से काव्या को सांस देने के लिए काव्या के होंठ से अपना होंठ मिला लेता है। कुछ देर बाद वह पीछे हटता है। अब तक काव्या की सांसें नॉर्मल हो चुकी थी। ये देखकर आदित्य तुरंत काव्या को गले लगकर उसकी पीठ को सहलाने लगता है। बाहर तेज रफ्तार के साथ कार रुकती है। अव्यान भागते हुए अंदर जाता है। वह भागता हुआ ही सीढ़ियों पर चढ़कर आदित्य और काव्या के कमरे की ओर बढ़ता। आदित्य और काव्या को सही सलामत नीचे गले लगे हुआ देखकर अव्यान राहत की सांस लेता है। पर जैसे ही उसे सहस्त्रा का ख्याल आता है उसके मुंह से बहुत धीमी आवाज में अचानक निकलती है, सजनी। वहीं अंदर सहस्त्रा बस आग के लपटों से बचने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक ही उसके पास रखा अलमारी उसके ऊपर गिर जाता है। सहस्त्रा की चीख निकल जाती है जिसे बाहर खड़ा अव्यान सुन लेता है और पूरा आग से भरे कमरे को देखने लगता है। फिलिंग न दिखने वाले अव्यान के चेहरे पर अब बहुत ज्यादा परेशानी दिखने लगती है। अलमारी के गिरने से सहस्त्रा अचानक ही जमीन पर गिरती है जिससे उसका सिर जमीन पर बहुत तेज जाकर टकराता है और आग से लिपटा अलमारी उसके शरीर को ढक लेता है। सहस्त्रा के सिर से खून बहुत तेजी से बहने लगता है और उसका शरीर आग में झुलसने लगता है। सहस्त्रा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।